हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज भी हम प्रतिदिन की तरह प्रैक्टिस करेंगे एलटी ग्रेड उत्तराखंड के लिए। और साथ ही साथ वही बात मैं फिर से कहूँगी, बार बार कहूँगी कि ये जो प्रश्न है सभी होम साइंस जो भी एस्पायरेंट्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम है ये आपके लिए ज़रूर ही सभी मतलब एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय जो है हम ये जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये एलटी ग्रेड 2018 का आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी वो 2021 के आसपास का पेपर था एलटी ग्रेड का उत्तराखंड का, और आज हमारा ये 18 का स्टार्ट हो गया। तो इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो भी उत्तराखंड के बच्चे एलटी ग्रेड के लिए हमसे कनेक्ट हों उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। टीचिंग लर्निंग से, ठीक है, टीचिंग ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन कम से कम 50 के करीब अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कह सकती हूँ मैं, मतलब होम साइंस में इतनी ब्रांचेस हैं, टेक्सटाइल है, आपका न्यूट्रिशन साइंस है, और चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, इन सबको छोड़कर एक्सटेंशन वगैरह मतलब आए यहाँ से भी हैं प्रश्न, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है प्रश्न का वो लर्निंग एंड टीचिंग से है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। अगर आपने बीएड वगैरह तो किया ही होगा जब एलटी ग्रेड दे रहे हो, तो उसके नोट्स पढ़िए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने डेली कॉलेज को ज्वाइन किया है और आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने जो टेट सी टेट दिया है वो भी नोट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लर्निंग को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टीचिंग ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, और सोनिया सैनी जी आपका कमेंट आता है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन बस आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन रहता है कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक बच्ची मात्र सोनिया सैनी के कहने से मैंने ये क्लास जो है स्टार्ट की है, तो एक बच्चे के कहने पर मैं अगर इतना काम कर सकती हूँ, रोज़ एक क्लास दे सकती हूँ, तो सोचिए आप लोग सब जुड़ेंगे, हम सबकी कोशिश करते हैं, पर मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा या फिर टाइम दीजिए मेरे लिए। तो इस समय हम सोनिया सैनी की डिमांड पर ही ये क्लासेस चला रहे हैं, तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें जैसे मैं आप लोगों का ध्यान रख रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? ए है वृद्धिमान आवर्तन वक्र, बी है ह्रासमान आवर्तन वक्र, सी है समान आवर्तन वक्र, और डी है एस आकार का वक्र। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखो, वक्र जो होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। एक होता है सरल रेखीय वक्र, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन वक्र। ठीक है, सरल रेखीय वक्र के विषय में आप जानते होंगे, ये क्या करता है, लगातार प्रगति को इंडिकेट करता है। जो सरल रेखीय वक्र होता है जिसे हम स्ट्रेट लाइन वक्र कहते हैं, ये लगातार प्रगति को इंडिकेट करता है। और भी होता है, एक होता है उन्नतोदर वक्र होता है, एक होता है आपका नतोदर वक्र सॉरी। तो इस तरीके के कई वक्र होते हैं, आपने पढ़ाई होगा। हम बात कर रहे हैं किसके, अधिगम के बारे में, जो पूरी जानकारी को इंगित करे उस वक्र को क्या कहते हैं, तो ये होगा आपका एस आकार का वक्र। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर क्यों है। देखो, जो एस आकार का वक्र है इसे मिश्रित वक्र भी कहा जाता है। ये नोट कर लेना, आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही मिश्रित वक्र कहा जाता है, मतलब मिक्स्ड कर्व इसको कहा जाता है। ये क्या है, ये जो आपका अभी मैंने आपको दो वक्र बताए थे, एक नतोदर और एक उन्नतोदर वक्र। एक कौन सा बताया था, नतोदर वक्र, ओके, नतोदर वक्र, और दूसरा कौन सा बताया था, उन्नतोदर वक्र। तो इन दोनों का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है आपका ये एस आकार का वक्र। और इस वक्र में होता क्या है, ये सीखने की गति कभी धीमी बताएगा, कभी मध्य में बताएगा, फिर धीमी बताएगा। तो इसी वजह से इसको क्या है, मतलब पूरी जानकारी देता है ये कि कब गति आपकी तेज हुई सीखने की, कब गति आपकी मतलब स्लो हुई, और कब बिल्कुल नहीं हुई। ये सारी चीज़ को इंडिकेट कर देता है, इसीलिए इसको एस आकार का वक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए है शिक्षण की उक्तियों का पता लगाना, बी है परीक्षाओं की वैधता का ज्ञात करना, सी है परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, डी है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो जब आप अधिगम मापन करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब उपयोगी है, सिर्फ किसके, ए ऑप्शन के। शिक्षण की उक्तियों का पता आप पहले लगाओगे, ठीक है, अधिगम मापन के समय नहीं लगाओगे। भाई अब आप बच्चे को पढ़ाया है आपने, उसका आप क्या कर रहे हो, आप इवोल्यूशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, तब आप शिक्षण उक्तियों का पता लगाने जा रहे हो, तो तब ये काम नहीं करना, ये काम तो आपको पहले करना था। ठीक है, तो और सभी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, थर्नडाइक के जो नियम हैं आपने पढ़े होंगे।
थॉर्नडाइक ने भी अपने क्या है अधिगम के कुछ नियम बताए हैं। अधिगम के नियम या सीखने के मतलब लर्निंग के कुछ स्टेप बताए हैं। कौन कौन से हैं उनके मुख्य नियम? देखो 3 मुख्य नियम है किसके, थॉर्नडाइक के। एक होता है तत्परता का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा कौन सा है, प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये तीनों किसके दिए हुए हैं, थॉर्नडाइक के दिए हुए हैं। तीनों ही नियम इनके बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन्होंने 5 कौन से गॉड नियम बताए हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य नियम कितने हैं, तो 3 हैं आपके। कौन से, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। और 5 हैं गॉड नियम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको टोटल A to Z पढ़ाने की, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाएँ तो थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ना मतलब खुद से भी पढ़ें चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ए है समानता का नियम, बी है भिन्नता का नियम, सी है प्रतिगमन का नियम, डी है उपर्युक्त सभी। जब आप वंशानुक्रम को समझने चाहते हो तो आपको सब चीज़ें देखनी होंगी। आपको ये भी देखना होता है समानता, भाई क्या समानता है आपके बच्चे में। भाई वंशानुक्रम क्या होता है, जो जीन के माध्यम से हमारे पेरेंट्स में हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, वही वंशानुक्रम है, ठीक है। जीन के माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से, वो क्या है, हमारा वंशानुक्रम है। तो उसमें समानता भी होती है, भाई पेरेंट्स के गुण होते हैं। भिन्नता भी हो सकती है थोड़ी भाई, क्योंकि माता जिसके कहते हैं जीन ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर माता के ज़्यादा प्रभावी होंगे तो बच्चों में ज़्यादा क्वालिटी माता की होंगी। अगर पिता के जीन ज़्यादा प्रभावी होंगे तो क्वालिटी किसकी होगी, पिता की होंगी। तो ये भिन्नता भी होगी दोनों में, ठीक है। और प्रतिगमन का नियम भी यहाँ पर लागू होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रतिगमन का नियम वो नियम होता है जैसे बच्चा कह सकते हैं ना पेरेंट मतलब दोनों पे ही ना जाए, ना माँ पे जाए ना बाप पे जाए, ठीक है, वो वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो माता पिता किसी पर नहीं जाता, उसे हम कहते हैं प्रतिगमन का नियम कि भाई बच्चा फैमिली से अलग चला गया। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं पीढ़ी में या हमारे जो मम्मी का जो मायका है उस पक्ष में हो सकता है पहले कोई वैसा रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब प्रतिगमन के नियम में यही होता है, पेरेंट्स के ऊपर बच्चा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ए है साक्षात्कार, बी है मानव संदर्भित परीक्षण, सी है प्रश्नावली, डी है अवलोकन। देखो अगर प्रतिगमन का नियम नहीं होता तो आज के समय में सभी केस कोर्ट में होते। क्यों, समझ सकते हो भाई, बच्चा अगर पेरेंट्स में नहीं जाता तो लोग केस कर देते कि हमारा बच्चा है हमारे ऊपर नहीं गया है। तो समझने वाली चीज़ है, इसलिए हमें वंशानुक्रम में ये चीज़ भी देखनी होगी। ज़रूरी नहीं है बच्चा हमेशा माँ बाप की तरह ही हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ए है साक्षात्कार, बी है मानव संदर्भित परीक्षण, सी है प्रश्नावली, डी है अवलोकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, बी वाला। देखो हम जब भी शैक्षिक मापन करते हैं तो हम साक्षात्कार भी करते हैं लोगों का, ठीक है, प्रश्नावली भी करते हैं, अवलोकन भी करते हैं, ओके। और इन सब के माध्यम से हम कहीं ना कहीं मूल्यांकन करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर मानव संदर्भित परीक्षण जो है वो शैक्षिक मापन की विधि नहीं है, व्यक्तिगत मापन की विधि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है। ए है गुणसूत्र, बी है केंद्रक, सी है जीन्स। देखो सोनिया सैनी जी, आपसे स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी जैसे कि आपको ज़्यादा मतलब जैसे ये था कि एंटी ग्रेड स्पेशल कराया जाए, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। देखो आपको ये क्वेश्चन कहाँ का मिला, फिजियोलॉजी का मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप फिजियोलॉजी की जो वीडियो पढ़ेंगे हमारे चैनल पे वो भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, आपका कमेंट आया था और मैम तैयारी नहीं है, तो आप ये वाली वीडियो फिजियोलॉजी को देख लीजिए। ये भी आनुवांशिक गुणों वाला और भी वंशानुक्रम का जो क्वेश्चन था वो भी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वास्तविक संवाहक कौन होता है भाई, जीन्स होते हैं। भाई जीन्स को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, किस चीज़ की, वंशानुक्रम की इकाई, ओके। वंशानुक्रम की इकाई किसे कहते हैं, जीन्स को कहते हैं, ओके। वंशानुक्रम की इकाई जीन्स को कहते हैं। केंद्रक है, आपको दिख रहा है भी, इसी में गुणसूत्र होते हैं और इसी में जीन्स होते हैं, ओके। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और इसी गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं। मतलब ये गुणसूत्र और जीन्स जो होते हैं केंद्रक में ही पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। ये सारी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने की खोज। और बात करेंगे जो केंद्रक है ये कहाँ उपस्थित होता है, तो ये कोशिका में होता है, ये कोशिका में होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। ये कोशिका हो गई और ये बीच में केंद्रक होता है इसके सेंटर में। इसी केंद्रक को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक बालक
काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। क्या चीज़ निहित है ये बताना है आपको। क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ? कमेंट में बता दिया करो आप ये चीज़ें भी कि मैम आप स्लो बोला करिएगा, ठीक है। तो बाद में आप कमेंट कर दिया करो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को थोड़ा चेंज कर लूँ आपके हिसाब से। तो एक बालक काले कुत्ते को, काली बिल्ली, मतलब सब कुछ काले रंग का है, जो भी चीज़ है मतलब एक कलर की है। अब वो कुछ भी काला देख रहा है तो उससे डर रहा है, ठीक है, डरने लग गया। तो अब ये अनुबंध कौन सा है? ए है अनुक्रिया का सामान्यीकरण कर रहा है वो, या बी है उद्दीपन का सामान्यीकरण कर रहा है, या सी है ए बा बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो अनुक्रिया तो वो कोई काम तो कर नहीं रहा है, वो उसको क्या एक उद्दीपन दिख रहा है, मतलब कोई चीज़ उसे दिख रही है जो उसे स्टिमुलेट कर रही है। क्या चीज़ है वो काला रंग है, ठीक है। अब वो चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोट है, बस वो काला देख रहा है तो डर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। ए है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, बी है विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, सी है समानार्थी शब्द बताना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जब भी विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाना चाहते हो तो एक व्यावहारिक विधि का प्रयोग करो। वो व्यावहारिक विधि कौन सी हो सकती है? उन शब्दों को वाक्यों में आप प्रयोग करो, ठीक है। आप जब वाक्यों में प्रयोग करने लगोगे तो धीरे धीरे वो उसे कम्युनिकेट करने लगेंगे और वो कठिन शब्दों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने लगेंगे और वो उन्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, वो अर्थ भी समझने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? ए है संज्ञानात्मक पक्ष है, बी है गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, सी है बौद्धिक पक्ष है, या फिर डी है बाह्य पक्ष है। तो व्यक्तित्व की बात यहाँ पर हो रही है, किस तरीके का पक्ष है, कोई बता सकता है? तो व्यक्तित्व क्या है? गैर संज्ञानात्मक पक्ष है भाई, ठीक है। संज्ञानात्मक नहीं भाई, व्यक्तित्व में आप किसी का दिमाग नहीं देखते हो, उसका संज्ञान नहीं देखते हो, आप जो उसको दिख रहा है सामने से आप वही चीज़ उसकी मेजर करते हो। जो पर्सनालिटी आपको सामने से दिख रहा है, जो उसका मुखौटा आपको दिख रहा है सामने, जो भी उसने चाहे बनावटी फेस हो, जो भी है मतलब वही दिखता है आपको। चेहरे से व्यक्ति बड़ा मासूम लगेगा, पता चलता है अंदर ही अंदर बहुत खूंखार होता है। तो ये गैर संज्ञानात्मक पक्ष होता है व्यक्ति का, ठीक है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष, मतलब व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखोगे? ये है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। अच्छा, आज मैंने सुबह एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, कल की क्लास में पूछा था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? अभी भी आप आंसर दीजिए, कल आपने नहीं दिया ये गलत बात है। अब फिर मैं अभी बताती हूँ। बी है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सी है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, डी है क्षेत्रीय सिद्धांत। अब आपको पता है ये सिद्धांत भी पढ़ने होंगे। कल भी हमने जो किया था, कौन से ईयर का था, 21 का क्वेश्चन पेपर था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बस घुमा दिया गया है। तो अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय अधिगम के किस सिद्धांत का आप यहाँ पर मतलब ध्यान रखेंगे, बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन क्यों होगा? ये किसका है? पावलोव का है। पावलोव का ये सिद्धांत है, ठीक है। पावलोव का ये सिद्धांत है। इसको ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, ठीक है। प्रतिपादन कब क्या था? 1904 में, और ये कहाँ के? रूस के रहने वाले थे, मतलब रूसी निवासी थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और बात करेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो आप जानते हैं अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी किसकी है? कोहलर एवं कोम्फा की है ना। कोहलर, बर्दिमर, कोम्फा की तो है ना ये। कोहलर, बर्दिमर, कोम्फा, ठीक है। बर्दिमर, कोम्फा का है ये सब याद कर लेना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का है। और ये भी हमने मतलब ये सारे चारों ऑप्शन कल के पेपर में भी थे और आज के पेपर में भी। और क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है? कोर्टलेविल का है। कोर्टलेविल का है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ये, ओके। तो ये सब सिद्धांत लिखते जाइएगा एक एक। क्वेश्चन नंबर 10 है कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? ए है पृष्ठपोषण हेतु, बी है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, सी है पाठ पूर्ण करने हेतु, डी है मूल्यांकन हेतु। भाई
हम सूक्ष्म शिक्षण क्यों करते हैं भाई? विभिन्न कौशलों के विकास के लिए तो करते हैं कि जो भी टीचिंग रिलेटेड हमारे कौशल हैं वो डेवलप हो जाएं। हम वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण क्या करते हैं, कम समय में हम टीचिंग करना सीखते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना सीखते हैं। ठीक है, तो मतलब विभिन्न कौशलों को विकसित करते हैं टीचिंग रिलेटेड। ठीक है, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 11 की। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह सही है, यह गलत है, यह आंशिक रूप से सही है या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो व्यवहार होता है किसका, एक शिक्षक का, वो भाई शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। जब बच्चा कुछ गलती करता है तो हम उससे आज के समय में मारते नहीं हैं, शब्दों से अपशब्द नहीं कहते हैं, लेकिन हम आंखों से थोड़ा मतलब देखते हैं, चाहे हम घूर के देखें उसको, बच्चा समझ जाता है टीचर मुझे देख रहा है, तो वो क्या अशाब्दिक है। ठीक है, इशारों में भी कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ए है भाषण का, बी है अभिक्रमित अनुदेशन का, सी है अनुवर्ग का या डी है प्रदर्शन का। तो हम यहाँ पर किसका, अनुवर्ग का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन सही होगा उसे। ठीक है, पढ़ लीजिए, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं की समाधान करना है, तो भाई व्यक्तिगत है तो हम उसको वर्ग में मतलब अनुवर्ग का यहाँ पर प्रयोग, विधि का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसका प्रयोजन शैक्षिक हो, बी है संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सी है सीखना क्रिया द्वारा हो, डी है उपयुक्त सभी। परियोजना कार्य जब हम देते हैं, ठीक है, परियोजना कार्य बच्चे को देते हैं तो शिक्षक को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए भाई? ये सभी चीज़ें। सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रयोजन के अनुसार शिक्षक हो। ठीक है, ओके, मतलब प्रयोजन शैक्षिक हो, मतलब बच्चा को सीखे, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त हो, इस तरीके की योजना होनी चाहिए, इस तरीके का प्रोजेक्ट होना चाहिए उसका, और संबंध उसके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे मतलब कंटेंट ही ना मिले, वो ढूंढता रहे चारों तरफ। ठीक है, वास्तविक जीवन से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य उसे देना चाहिए क्योंकि वो स्वयं करेगा उसको, और सीखना उसका कोई मतलब जो क्रिया के द्वारा वो मतलब ऐसा हो कि वो कुछ सीखे भी। ठीक है, क्रिया करे मतलब, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, ए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बी है बालक को शारीरिक मानसिक दंड का निषेध, सी है बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, डी है उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षा का अधिकार 2009 है उसमें क्या प्रावधान है भाई? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। ओके, बालक को आप शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते हो, सी है बालक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं पानी पीती हूँ, जब तक आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन है, ये सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। ये कथन शिक्षक की किस विधि की ओर संकेत करता है? ए है प्रदर्शन, बी है ह्यूरिस्टिक, सी है समस्या समाधान, डी है प्रोजेक्ट। पढ़िए एक बार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा भाई? ये होगा आपका प्रोजेक्ट मेथड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? प्रोजेक्ट है ये। अभी तो क्वेश्चन ऊपर क्या था भाई? कोई भी प्रोजेक्ट आप दो, कैसा हो, उसके सामाजिक वातावरण से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, किसी रंग की चमक अथवा धुंधलापन का तात्पर्य है? ए है ह्यू से, बी है मूल्य से, सी है रंग से, डी है क्रोमा से। क्या सही होगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा भाई? डी ऑप्शन सही होगा, क्रोमा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बाल्यावस्था में निकट से दूर की ओर होने वाला विकास कहलाता है? प्रॉक्सिमेडिस्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, हॉरिजेंटल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो बाल्यावस्था में जो निकट दूर की ओर होने वाला विकास है वो क्या कहलाता है भाई? कहलाता है, ए ऑप्शन सही होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही होगा, निकट से दूर का विकास, मतलब आप जानते हो ऊपसिल से पैरों की तरफ जो विकास जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा,
दूसरा है ऑप्शन ऑक्सीजन, जल और ऊष्मा, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यूरिया, डी है ऑक्सीजन, जल और यूरिया। तो जब भी हम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, खाते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है और फिर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यूरिया जो है प्राप्त होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यूरिया प्राप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंग कणीय सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, ए है लाल, बैंगनी एवं नीला, बी है पीला, नीला एवं हरा, सी है लाल, पीला एवं हरा, डी है लाल, पीला एवं नीला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। डी ऑप्शन जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, उच्च ताप कम समय विधि द्वारा दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए लगभग कितना तापक्रम होना चाहिए। तापक्रम से भी प्रश्न आपके पिछले पेपर में भी पूछा गया, इसमें भी पूछा गया। 62 डिग्री सेल्सियस, 143 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस या 162 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर का 72 डिग्री सेल्सियस जो होता है होना चाहिए। जब उच्च ताप कम समय विधि द्वारा दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए लगभग कितना तापक्रम होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा चाहिए मिस्टेक है, समझने में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे भी, तो ये ऐसे ही था तो मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। बकाया सीधे सीधे इसमें पाश्चुरीकरण का पूछा जा रहा है कि कम से कम उच्च ताप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो 72 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, रेशमी वस्त्रों में किस पदार्थ का कलप लगाया जाता है। ए है मैदे का, बी है गोंद का, सी है साबूदाने का, डी है अरारोट का। तो मैदा है, साबूदाना, अरारोट, ये तो किसमें, कॉटन में लगता है, सूती में लगता है, यहाँ पर गोंद सही होगा। गोंद का प्रयोग करते हैं रेशमी वस्त्रों में कलप लगाने में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एरिक एरिक्सन ने, स्पीयरमैन ने, जीन पियाजे ने या सिगमंड फ्राइड ने। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सिगमंड फ्राइड का है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है। एरिक एरिक्सन की कौन सी थ्योरी है, बताओ जल्दी, कौन सी है बताइए। एरिक एरिक्सन की थ्योरी और बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। ठीक है, होम साइंस के सभी एग्जामों में ये पूछी जाती है। कमेंट में बताइए, कल वाला तो आपने बताया नहीं, आज का जो बताना। चैन स्टिच एक प्रकार का है, तुरपाई का टाँका, कच्चे या अस्थाई टाँके का, सजावटी टाँका, स्थाई टाँका। तो जो चैन स्टिच है वो किस तरीके का टाँका है, वो है सी ऑप्शन सही होगा, सजावटी टाँका है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वाणी विकार क्या है, नहीं है। तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या कम बोलना। तो भाई तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण और हकलाना ये सभी वाणी के विकार कहे जाते हैं। कम बोलना कोई विकार नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम कब किस वर्ष पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, 1950, 1960, 1954 या फिर 1964। मतलब खाद्य मिलावट से भी कई प्रश्न पूछे गए। इससे पहले वाला जो LT ग्रेड का किया और आज जो हम कर रहे हैं उसमें भी। तो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बीच बीच में ये चीज़ें बोल रही हूँ। सी ऑप्शन सही है, 1954। ये क्वेश्चन तो याद भी हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन करती हूँ वो आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट में। ज़्यादा करती नहीं हूँ, एक आधी क्वेश्चन करती हूँ, तो ज़रूर दीजिएगा आंसर। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।